हेलो जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। यार इस वीडियो में हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर की बात नहीं करने वाले। तो अगर क्वेश्चन आंसर के सपने देख के आ रहे हो तो भाई चेंज कर लो या फिर कैरी ऑन कर जाओ कुछ और बात समझने के लिए। बात सिंपल सी है, कॉम्प्लेक्स लगती है बट है सिंपल। हमारी तुम्हारी बात, हमारा शरीर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है ना वो बहुत रंगीन है भाई। ब्लैक एंड व्हाइट तो हमने बना रखा है शब्द दे करके। इमोशंस को तो तुम जानते हो ना, कभी तुम्हारे अंदर इमोशन आए होंगे, कभी आई फ्लाई को देख के भी आए होंगे, तो कभी आपस में। ये इमोशंस केवल तुम्हारी कहानी नहीं है, ये इमोशंस पक्षियों में भी है। तो क्या पेड़ों को अलग कर दूं? यार तुम्हारे आसपास की लाइफ इतनी खूबसूरत है, कभी सोचा इस बारे में कि ये चीजें हैं कैसे? जिसे तुम कम्युनिकेशन बोलते हो, आपस में कम्युनिकेट करना, हाय हेलो या फिर लड़ना, यार ये है क्या स्टोरी? भाई तुम कहते हो ये हार्मोन की कहानी है। हार्मोन्स तुम्हारे मसल को बोलते हैं लड़ो, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं हंसता क्यों हूं? ये तो तुम्हारे शरीर का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी के जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है केवल वही काम कर पाते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से? यार ये हम जानते हैं कि इवेंट्स बड़े लेवल पर भी हैं तो बड़े छोटे लेवल पर भी हैं। हमारी सेल भी इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करती हैं और सेल्स आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं। एक जगह इवेंट शुरू हुआ तो दूर तक उस इवेंट का असर जाता है। माइंड सेंट्रल प्लेस है नो डाउट, बट हर सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। ऐसे इंटरेक्शन जो तुम्हें सोचने को मजबूर कर देंगे कि भाई तुम मैन हो या मशीन। कई बार तो चीजों को समझ करके ये भी फील होगा कि यार कंप्यूटर का सर्किट भी क्या कॉम्प्लेक्स होता होगा जो हमारी सिग्नलिंग प्रोसेस होती है। सिग्नलिंग प्रोसेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जब तुम उन्हें समझ जाते हो तब तो मालूम पड़ता है कि तुम्हारा एक सिंपल सा उंगली का सीधा करना भी बड़ा हाईली कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, जहां ना सिर्फ टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बल्कि सेल के लेवल पर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब फिर भी तुम बोलोगे सिंपल सा सिस्टम है। आज टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम घर बैठे हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। कभी जमाना था केवल किताब के पन्ने पढ़ने होते थे। काली लाइनों को देख करके अपना मतलब खुद निकालो और जो तुमने सपना देखना है देख लो। बट भाई आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम चीजों को आपस में शेयर कर सकते हैं, विचार शेयर कर सकते हैं और विचार बना भी सकते हैं। चलो फिर आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कुछ और विचार बनाते हैं सेल सिग्नलिंग को लेकर के। सिग्नलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरी बॉडी के लेवल से लेकर के और सेल के लेवल तक जाती है। जब मैं बात करूं ऑर्गन्स की, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो जब मैं सेल की बात करूं तो सेल के बाहर का मैसेज सेल के अंदर आने के बीच में भी बहुत कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। और जब हम सेल के लेवल से समझना शुरू करते हैं तो फिर हमें अपने बारे में जानकारी मिलती है। तब हमें समझ में आता है कि यार ये दुख भरे विचार होते कैसे हैं, सुख असल में है क्या, रोना धोना सब क्लियर हो जाता है। चलो फिर करें स्टार्ट। आई एम टोल्ड ये एक सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे में पार्टिसिपेट करने वाला एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम है और ये सेल प्रोलिफरेशन और सेल ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जानते हैं कि माइटोजन ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो सेल को मैसेज दें कि आपको डिवाइड करना है, और ग्रोथ फैक्टर्स उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो सेल को मैसेज दें कि आपको साइज में बढ़ना है। सेल को डिवाइड करने के लिए डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा, डीएनए को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए साइक्लिन्स और सीटीकेस चाहिए। तो सेल के साइज को बड़ा करने के लिए मुझे न्यूट्रिशन अपटेक चाहिए ज़्यादा बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल बनाने के लिए। जब सेल के साइज को हम बड़ा करेंगे तो उसकी सबसे पहले मेम्ब्रेन को बड़ा होना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन में होते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले सेल को अगर मुझे साइज में बड़ा कराना है तो फिर मुझे लिपिड्स बड़ी मात्रा में बनाने पड़ेंगे सेल के अंदर, जिनसे मैं मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स बना सकूं, फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन्स, उन पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट्स। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी तो इंक्रीज होगा जब सेल का साइज बढ़ेगा, तो साइटोप्लाज्म में जो साइटोस्केलेटन के मेंबर्स हैं वो सब चाहिए मुझे, एक्टिन्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल के एंजाइम्स। और इतने सब चीज़ों को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी बड़ी मात्रा में एंजाइम्स चाहिए। कुल मिलाकर के मुझे बड़ी लेवल पर प्रोटीन सिंथेसिस कराना पड़ेगा। ग्रोथ फैक्टर भी और माइटोजन भी दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करते हैं सेल के अंदर, और तब जाकर के सेल ग्रो कर पाती है और प्रोलिफरेट कर पाती है। जनरली क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स जब भी कभी आते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स की जो बेसिक सिग्नलिंग पाथवे है वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली पाथवे, आरटीके वाली पाथवे। आरटीके कई तरह के सिग्नलिंग पाथवे को शुरू कर सकता है, उनमें से एक है PI3 काइनेज। PI3 काइनेज में एक मेम्ब्रेन का लिपिड था PIP2,
फॉस्फेटिडल, आयनोसिटोल, बिसफॉस्फेट। मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, उसमें पाया जाने वाला एक फॉस्फोलिपिड था ये, और PI3 काइनेज इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक फॉस्फेट और लगा देता है जिससे बन जाता है PIP3। और ये एक डॉकिंग साइट है, साइटोप्लाज्म में घूम रहे कुछ प्रोटीन आके यहाँ चिपक जाते हैं जैसे कि AKT, और फिर ये AKT एक काइनेज एंजाइम है, ये एक्टिवेट हो गया। इस सारी कहानी में 2-4 लोग और भी इन्वॉल्व हैं, बट शॉर्ट में AKT एक्टिव होने के बाद में ये mTOR नाम के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर रहा है, और mTOR काफी सारे काम करता है सेल प्रोलिफरेशन के लिए। सबसे पहले ये सेल के सरफेस पर उन ट्रांसपोर्टर्स के नंबर बढ़वा देगा जिनसे अमीनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने हैं। रॉ मटेरियल चाहिए ना सेल को बढ़ाने के लिए। फिर ये उन एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेगा जो ग्लाइकोलिसिस को एनहांस कर सकते हो, जैसे कि पायरुवेट काइनेस या फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज फॉस्फेटिव वाला काइनेस। देन इसके अलावा आप जानते हो कि जब ग्लाइकोलिसिस तेज होगा तो पायरुवेट बड़ी मात्रा में बनेगा। पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टीसी साइकिल के रूप में काम करने के लिए, और यहाँ पर टीसी साइकिल के इंटरमीडिएट से अल्फा कीटोग्लूटाइड वगैरह अमीनो एसिड्स बनाने में या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में या लिपिड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें से सिट्रेट बाहर आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और बाहर आकर के एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP सिट्रेट लाइज। ये सिट्रेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है लिपिड सिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे आगे चल करके मेम्ब्रेन बनेंगी हमारी, जो सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री है कि ग्लूकोज से लिपिड बनाने वाली स्टोरी, और mTOR यहाँ रोल निभा रहा है। mTOR इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। AKT मेम्ब्रेन सिंथेसिस करवा रहा था। तो ये सिग्नलिंग का एक हल्का सा वर्जन है कि कैसे ग्रोथ फैक्टर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर बायोसिंथेसिस शुरू हो जाता है मॉलिक्यूल। इस पाथवे में जिसमें PI3 काइनेस की बात की हम लोगों ने, AKT की बात की या mTOR की बात की, अगर इन किन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, म्यूटेशंस हो जाए, तो इन म्यूटेशन से कैंसर सेल्स इनकी स्टोरी कोरिलेट हो जाती है। देखिए जो यहाँ टोर नाम का ये मॉलिक्यूल है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। टोर वर्ड जो आया ये है टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। रैपामाइसिन एक बैक्टीरियल टॉक्सिन था जिसे हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम लोगों ने ये ढूंढना चाहा कि रैपामाइसिन सेल के अंदर किसको ब्लॉक करता है, तो टोर हाथ में आया। शुरुआत में जो टोर की डिस्कवरी हुई वो ईस्ट से हुई, लेकिन उसके बाद में बहुत जल्दी मैमेलियंस में भी ये मिलना शुरू हो गया, जिसे mTOR कहा गया है। बट यहाँ जो mTOR वर्ड है, इसका m मैमल नहीं है, ये मेटाजोन है। इंडिड ये बाद में समझ में आया हमारे कि मैमल्स के अंदर ये mTOR 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, mTOR कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसके अंदर एक खास प्रोटीन रेप्टर जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है, और इससे कॉम्प्लेक्स 1 पर रैपामाइसिन असर दिखा सकता है। मतलब mTOR कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो रैपामाइसिन के लिए सेंसिटिव है, और ये mTOR कॉम्प्लेक्स 1 ही है जो अल्टीमेटली हमारी सेल के अंदर ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों को बढ़ाएगा, और न्यूट्रिशन अपटेक करके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करा के। इसके अलावा ये राइबोसोम का प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। मतलब सीधी सी बात है, जो mTOR का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना। बट वैसे प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज एक्टिवेट करने पड़ेंगे और राइबोसोम एक्टिवेट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट mTOR कॉम्प्लेक्स 1 वहां काम करता है। इसके अलावा mTOR कॉम्प्लेक्स 2 भी है, इसमें एक खास मॉलिक्यूलर रिक्टर जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है। बट इस कॉम्प्लेक्स पे रैपामाइसिन असर नहीं करता, ये AKT को एक्टिवेट करवाएगा, और ये एक्टिन साइटोस्केलेटल सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। आपको याद होगा कि सेल जब माइग्रेट करती हैं तो माइग्रेशन करने के लिए एक्टिन साइटोस्केलेटल काम करता है। यहाँ तक कि जब सेल डिवाइड करती है तो एनिमल सेल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तैयार होता है जिससे 2 सेल अलग अलग हो जाती हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान, वहां पर ये एक्टिन का साइटोस्केलेटल सिस्टम काम करता है, माइग्रेशन में भी और सेल डिवीजन में भी। और यहाँ इस काम को करने के लिए उसे रो फैमिली ऑफ GTPase चाहिए। देखिए जब एक सेल को बड़ा होना है तो बड़ा होने के लिए उसे मेम्ब्रेन चाहिए, और साथ में जो अंदर प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को भी उसे बनाना पड़ेगा, जैसे साइटोस्केलेटल के प्रोटीन या सेल के साइटोप्लाज्म पाए जाने वाले दूसरे प्रोटीन्स। इनको बनाने के लिए मुझे और प्रोटीन चाहिए जो एज एंजाइम काम करेंगे, और इनको बनाने के लिए मुझे मैसेंजर RNA चाहिए। मैसेंजर RNA आपको याद होगा 5 प्राइम एंड होता है, कैप लगी हुई, और एक पॉली ए की टेल होती है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है
EIF4E, वो प्रोटीन यहाँ आके बाइंड करता है, राइबोसोम को बताता है कि यहाँ से आकर के इसे पढ़ना है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर असेंबल होते हैं और फिर उनसे ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन तैयार होते हैं। तो मुझे राइबोसोम चाहिए और राइबोसोम बनाने के लिए मुझे चाहिए राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है और दूसरे मैसेंजर आरएनए जो अल्टीमेटली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाएंगे। तो राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए मुझे चाहिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड। इसके अलावा इस कहानी के अंदर मुझे ट्रांसफर आरएनए भी चाहिए और ट्रांसफर आरएनए बनाने के लिए मुझे अगेन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चाहिए। तो बेसिकली जो मेरा एमटोर मॉलिक्यूल है, एक तरफ ये आरएनए पॉलीमरेज जो ये तीनों क्लासेस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको एक्टिव करता है और दूसरी तरफ ये एक EIF4E का इनहिबिटर है जिसे हम बोलते हैं 4EBP। ये इसको अपने काम करने से रोकता भी, बट इसके काम ना करने से मेरा ट्रांसलेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन को एक्टिव करने के लिए मुझे एक प्रोटीन और चाहिए होता है X6K, जो कि राइबोसोम की छोटी सब यूनिट में पाया जाने वाला एक पेप्टाइड है। तो एमटोर इसको भी एक्टिव कराता है। तो अब ले दे के बात हमारी ये बनी कि जब मेरा एमटोर एक्टिव होगा तो मेरा प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा राइबोसोम के नंबर बढ़ने की वजह से, ट्रांसलेशन शुरू कराने के लिए प्रोसेस का प्रॉपर एनवायरनमेंट होने की वजह से। और ये जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी तो मेरी मेम्ब्रेन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी लिपिड बना करके, मेरे और प्रोटीन बनेंगे अमीनो एसिड वगैरह बना करके। तो एमटोर कुल मिलाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल को प्रोलिफरेशन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल होते हैं तो ग्रोथ फैक्टर एक रैब गैप नाम के प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं, काम करने से रोकते हैं। इसका जो काम था वो था एक्टिव एमटोर को इनएक्टिव एमटोर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये ऐसा ऐसे करा पाता है क्योंकि ये एक जी प्रोटीन है, एक मोनोमरिक जीटीपेज रैब नाम का प्रोटीन। रैब जीटीपी को ये रैब जीडीपी में कन्वर्ट कर सकता है, जो हमारा जीएपी। आपको याद होगा कि जो जी प्रोटीन होते हैं उसमें जी प्रोटीन के अलावा दो प्रोटीन और चाहिए होते हैं मुझे, जिनमें से एक है जीएपी जीटीपेज एसिलरेटिंग प्रोटीन और एक चाहिए होता है जीईएफ। जीईएफ है जो मेरे जीडीपी को हटा करके वापस जीटीपी लगाएगा। तो जो ये रैब गैप है ये रैब को इनएक्टिव कराने में काम करता है। जब तक रैब जीटीपी वाली फॉर्म में नहीं होगा एमटोर काम नहीं कर पाएगा। अगर मेरा एमटोर एक्टिव है तो वो मेरे S6 को एक्टिवेट करेगा जिससे राइबोसोम की असेंबली अच्छी हो पाएगी। वो 4EBP नाम के प्रोटीन को इनहिबिट करेगा जिससे ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो सकता है। राइबोसोम की बड़ी मात्रा बनवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड को एक्टिवेट करके थर्ड के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन फास्ट करेगा जिससे राइबोसोमल आरएनए तो बनेगा ही प्लस ट्रांसफर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये मैक्रो ऑटोफेगी को ब्लॉक कर देगा ताकि सेल अपने ही ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय ना करे, और यही वो मॉलिक्यूल है जिसे रैपामाइसिन ब्लॉक कर सकता है, काम करने से रोक सकता है। जब कभी सेल में स्ट्रेस हो, हाइपोक्सिया हो या लो एनर्जी हो या न्यूट्रिशन कम हो, ये सभी की सभी कंडीशन मेरे रैब को इनएक्टिवेट कर सकती है, मतलब एमटोर को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। सोचा जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो हम लोग स्ट्रेस में, और इस स्ट्रेस में हमारा शरीर थक रहा होता है, हम थोड़े से डीमोरलाइज भी होते हैं कई बार, और हम लोग बीमार सा भी फील करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी सेल की जो मेटाबॉलिक नीड है वो नीड पूरी नहीं हो पा रही, मतलब हमारी सेल की सिग्नलिंग इस तरह की हो रही है कि वो सेल रिपेयर सिस्टम की तरह काम नहीं कर रही अच्छी तरीके से। अब सोच के देखो कि हमारा एमटोर एक्टिव है या इनएक्टिव। अगर तुम्हें अपना एमटोर एक्टिव रखना है तो तुम्हें स्ट्रेस से बचना चाहिए, लो एनर्जी से बचना चाहिए, न्यूट्रिशन की कमी से बचना चाहिए, ताकि तुम्हारी सेल प्रोलिफरेट कर सकें, सेल डिवाइड कर सकें, और एक हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोलिफरेशन एंड सेल का डिवीजन बड़ा जरूरी है। रैब जो प्रोटीन था ये रास सुपर फैमिली का मोनोमरिक जीटीपेज है, उसमें भी रास सुपर फैमिली में भी एक मेंबर आता है रो, ये रो कैटेगरी के अंदर आएगा, और ये है जो हमारे एमटोर को एक्टिवेट करता है। तो अब आती है लास्ट बात, एमटोर और कैंसर का क्या रिलेशन हो सकता है। ये सारा सिग्नलिंग देखने के बाद में इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एमटोर जब काम करता है तो सेल डिवाइड करती है और प्रोलिफरेट करती है। तो कैंसर कब होगा? जब एमटोर काम नहीं करेगा या जब काम करेगा। ठीक है, जब वो काम नहीं करेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी और प्रोलिफरेट नहीं करेगी, तो फिर कैंसर तो होने का नहीं है। जब वो काम करेगा तो उसका तो नॉर्मल काम ही है सेल का डिवाइड करवाना और प्रोलिफरेशन करवाना।
तो एमटोर कैंसर में जब इन्वॉल्व हो सकता है जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना शुरू कर दे, ज्यादा काम करना शुरू कर दे, या फिर जो उसका रैप जीटीपी था वो जीडीपी में कन्वर्ट होकर के जब ऑफ करता था एमटोर को तो वो ऑफ करना भूल जाए। ऐसे कोई भी म्यूटेशन जिनकी वजह से एमटोर में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए वो कैंसर कोज करवा देंगे। आई होप इस सारे वीडियो में एमटोर के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। ज़्यादा हर प्रोसेस को आप रटने की कोशिश मत करना, जस्ट एक मूवी की तरह, जैसे आपने कहानी सुनी हो केवल उसे कहानी की तरह ही रहने दो। बहुत अच्छा रिलेशन है एमटोर का हमारी लाइफ के साथ, तो जस्ट केवल उसको कोरिलेट करके रखो। जितना इस एनिमेशन में सुने हैं वर्ड्स, केवल उन वर्ड्स को अपने दिमाग में घुमाते रहो। आई होप अगर एमटोर कभी सामने आया तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आई होप थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा होगा एमटोर के बारे में। हालांकि एमटोर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो 10 मिनट के अंदर कवर कर दिया जाए, खास तौर से जबकि एमटोर इतनी सारी पाथवेज को अफेक्ट करता है, भाई ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एपोप्टोसिस, इसलिए हर एक का एक एंगल जानना बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कोई क्वेश्चन सिंपल सा ये नहीं पूछता कि बताओ भाई एमटोर पाथवे के लिए इस प्रोटीन का नाम क्या है। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आते हैं और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बट iFly के साथ तो घबराने की क्या बात। iFly नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जहां सारे इन्फॉर्मेशन को बांध करके एक कहानी में प्रो करके तुम्हें पिला दिया जाता है। ऐसे पिलाया जाता है कि वो तुम्हारे शरीर में रच बस जाती है और तब तुम एहसास करते हो कि ये इन्फॉर्मेशन किताब की नहीं थी यार, ये तो हमारे शरीर की बात थी। वो इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ मुझे एग्जाम में हेल्प करती है जैसे कि नेट दिसंबर 2018 या फिर गेट का एग्जाम 2019, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे ये भी बताती है कि मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, अपनी सेहत को कैसे बना सकता हूँ। इंडियड जब अच्छा स्वस्थ होगा शरीर तो भाई परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो मेरे देश की परफॉर्मेंस भी तो अच्छी आएगी। आफ्टर ऑल यार तुम ही तो मेरा देश हो, भारत। iFly क्लासेस घर से होती हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। असाइनमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आते हैं। लेक्चर्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं। हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत हद तक कोशिश किया गया है कि तुम्हारी लाइफ के साथ उसे एडजस्ट करा दें, कोरिलेट करा दें, कहानियों के रूप में पिरो दें। टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारी। तुम मैरिड हो, बच्चों के साथ हो, यंग हो, कॉलेज के साथ हो, गांव में रहते हो या शहर में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्लास तुम कहीं भी कर सकते हो, कहीं से भी, जब तुम्हें टाइम मिलता हो, दिन में या रात में। इन क्लासेस के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो नेट का एग्जाम, गेट, ARS, ICMR और DBT जैसे JRF फेलोशिप्स के एग्जाम्स। इसके अलावा MSc एंट्रेंस में JNU का SEP और IIT का JAM भी प्रिपेयर होता है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो बड़ी सी घंटे के साथ, और शेयर करो इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। भाई जहां एक तरफ तुम्हें नॉलेज चाहिए वहां तुम्हें बहुत सारे विशेष भी चाहिए। दोस्तों एक काम आओगे तो विशेष तो भरपूर पाओगे। चलो फिर बाय बाय।